अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलों पे बात करते हैं। आप यकीनी तौर पर देख रहे होंगे कि इस वक्त मैंने स्काइप से ज्वाइन किया है, क्योंकि इस वक्त मैं पाकिस्तान में नहीं हूं, जबकि शहबाज जो हैं वो इस्लामाबाद के स्टूडियोज में मौजूद हैं। और मैं इसलिए पाकिस्तान में मौजूद नहीं हूं क्योंकि कल भी आपने मेरा प्रोग्राम देखा होगा कि जो एससीओ की वज़रा खारजा का जो इजलास हुआ गोवा में, उसके लिए मैं भारत आया था उसको कवर करने के लिए। और आगाज भी हम आज इसी जो गोवा में कॉन्फ्रेंस हुई एससीओ की, क्योंकि इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा आया। कल जो मैंने प्रोग्राम किया उसके बाद फिर जो दो तीन जो इंटरव्यूज पाकिस्तान के वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी के चले, उसके बाद फिर जो भारत के वज़ीर खारजा हैं जे शंकर, उनकी जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने काफी सख्त जुबान इस्तेमाल की वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी के बारे में, और एक दफा फिर पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दी को स्पॉन्सर करने का इल्जाम लगाया। तो जो एक तवक्को की जा रही थी कि शायद अगर इस दौरे के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी की कोई दो तरफा मुलाकात नहीं भी होती भारतीय मनसब से, तो कम अज कम इस विजिट से एक जो दोनों मुल्कों के दरमियान कई अरसे से एक स्टेटस को, एक टेंशन है, वो हो सकता है कि कुछ कम हो। लेकिन लगता यह है कि इस विजिट के बाद मजीद जो चीजें हैं वो पेचीदा हुई हैं। मैं पूरा आपको एक पर्सपेक्टिव और बैकग्राउंड जरूर दूंगा, लेकिन मैं पहले शहबाज से भी पूछना चाहूंगा कि इस वक्त आई एम श्योर कि पाकिस्तान के अंदर भी बहुत ज्यादा इस वक्त डिब रही है, खास करके जब भारत के वज़ीर खारजा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गोवा में एससीओ की जो कॉन्फ्रेंस थी उसके इख्तिताम पर, और तहरीक इंसाफ और बहुत से जो क्रिटिक्स हैं इस गवर्नमेंट के और बिलावल भुट्टो जरदारी के, वो तो उन्हें ये कह रहे हैं कि जो आपका जाने का फैसला था वो दुरुस्त नहीं था, और किस तरीके से आपको भारत ने अपने मुल्क में बुलाकर एक तरीके से एम्बैरस किया। तो थोड़ा सा सेंटिमेंट, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा उधर फॉलो नहीं कर सका क्योंकि मैं इंडिया में यहाँ पे मौजूद था, तो क्या इस वक्त वहां पे सेंटिमेंट है भारत का जो विजिट था बिलावल भुट्टो जरदारी का? कामरान, देखें जो एक चार्ज पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है इस वक्त पाकिस्तान में, उसके अंदर आप कोई डिफरेंट चीज या कोई सेंसिबल इतनी कि आप पीटीआई से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। उनका जो कोर ऑब्जेक्टिव अभी भी पीटीआई का लगता वही है कि उनको इंतखाबात चाहिए। उन्होंने कोई भी गवर्नमेंट की मूव है, चाहे वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है या नहीं है, उन्होंने उसको क्रिटिसाइज करना है, और उसी की जो रिफ्लेक्शन थी वो आपको नजर आ रही है। यही वजह है कि जो एक सियासत में कभी हम ये बात कहते थे कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासत है वो मेच्योर हो चुकी है। पाकिस्तान में अब जो इलेक्शन है वो भारत के नाम पर नहीं लड़े जाते और नहीं जीते जाते, और ये बात हम भारत के बारे में नहीं कह सकते। वहां पे अभी भी इंडिया ने जो किया, जिस किस्म का एक रवैया था इंडियन फॉरेन मिनिस्टर का, वो कोई वेलकमिंग नहीं था इन अ वे कि इंडिया जो होस्ट था वो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का था, और उसने जो एससीओ का जो प्लेटफॉर्म था उसको भी उसने मिस यूज किया अपनी जो उनकी डोमेस्टिक ऑडियंस थी उनको सेटिस्फाई करने के लिए। उसकी चाहे वजह कोई भी हो, भारत के अंदर जो इलेक्शन होने वाले हैं किसी रियासत में, वो या जो भी फैक्टर्स है, बट पाकिस्तान के अंदर दिस इज क्वाइट अनफॉर्चुनेट कि हम एक यूनानिमस किस्म का कोई स्टैंड ले सकें, कोई पोजीशन ले सकें। हमने फिर वही हरकत की जो अहम साबिक वुज़रा है इमरान खान साहब की कैबिनेट के, उन्होंने इसको काफी क्रिटिसाइज किया है। सिर्फ एक मुझे जो एक पॉजिटिव ट्वीट नजर आया असद उमर का, वो आपने भी देखा होगा, वो भी उन्होंने कोई खुले लफ्जों में कोई ऐसा हमायत नहीं की इस विजिट की, बट एक ऐसा बयान दिया, शायद उनको लगा कि पीटीआई जो है वो गलत क्रिटिसाइज कर रही है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के दौरे को। उनका जो स्टेटमेंट स्क्रीन पे भी चल रहा होगा कि हमसाया ममालिक में दहशतगर्दी फैलाने वाला भारत कहता है कि पाकिस्तान दहशतगर्द है। इनसे बोलो, कहीं ये ना समझे कि अंदरूनी मसाइल की वजह से हम बैरूनी साजिशों के खिलाफ मुतहद नहीं होंगे। अब ये एक लेट एक स्टेटमेंट जरूर आई है पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल की तरफ से, बट ओवरऑल अगर आप देखें तो जो पीटीआई ने सियासत जिस किस्म की करने की कोशिश की वो कोई इतनी मस्बत सियासत नहीं थी। शहबाज शरीफ साहब को भी इसी वजह से ट्वीट करना पड़ा। उन्होंने इस चीज को कंडेम किया जो पीटीआई का उनकी जो ओवरऑल एक एटीट्यूड रहा है, और हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी थी एज अ कंट्री, नॉट एज अ पीडीएम गवर्नमेंट, कि हम एक यूनिफाइड किस्म का एक डिफेंस हम ऑफर करते। जिस तरीके से जो एक रवैया था भारत के फॉरेन मिनिस्टर का, उसके अगेंस्ट एक यूनिफॉर्म किस्म का एक रिस्पांस पाकिस्तान से जाना चाहिए था, वो अनफॉर्चुनेटली मिसिंग था। आप खैर ये तो एक सियासत है, ये चलती रहेगी। कामरान, हम थोड़ा सा माजी में जाएं,
आपने देखा होगा कि जब वो पीटीआई की हुकूमत थी उस वक्त क्या क्या कुछ नहीं हुआ, हम इसी रिव्यू के प्लेटफॉर्म से नाज़रीन को बताते रहे जो इनकी कॉन्ट्राडिक्टरी पॉलिसीज थी टुवर्ड्स इंडिया पीटीआई के टाइम के ऊपर। 5 अगस्त 2019 का जो वाकया था वो पीटीआई के टाइम पे ही हुआ, वही 5 अगस्त 2019 जिसके बाद बजाय इसके कि पाकिस्तान को कंक्रीट मेजर्स लेता, जो पीटीआई की हुकूमत थी बुरी तरह नाकाम हुई, वो इस्लामी ममालिक से सपोर्ट हासिल नहीं कर सकी। जो एट द बेस्ट इन्होंने किया, जो कश्मीर हाईवे था उसका नाम चेंज कर दिया, या जो गवर्नमेंट मुलाजमीन थे उनको ये ले आए सड़कों पे, लेकिन उसके कुछ अरसे बाद कोई 1.5 साल बाद आपको याद होगा एक मूव हुई थी। बात सुने, एक जरा कता कलामी हो रही है। देखें ये जरा इससे हटके जो करंट इस वक्त इशू है, देखें मैंने इसलिए ये आपसे सवाल पूछा क्योंकि जाहिर है कि इंडिया में बैठकर जब मैंने सोशल मीडिया के ऊपर और जो रिएक्शन देखा, क्योंकि मैं ऑन ग्राउंड मौजूद था, तो मुझे ये बहुत शिद्दत से एहसास हुआ कि कैसे बाज दफा चीजें एक प्रोपेगेंडा बन जाती हैं। जो मेरा अपना ख्याल है कि सारा ये मामला हुआ कैसे, देखें सबसे पहले ये जो पाकिस्तान ने फैसला किया कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो एससीओ का ये जो कॉन्फ्रेंस है वो अटेंड करेंगे, ये भारत के लिए भी बहुत बड़ा सरप्राइज था। उसकी मैं ये आपको मिसाल देता हूं कि जो सहाफियों के लिए जो इंटरनेशनल इवन जर्नलिस्ट थे, जो एससीओ कंट्रीज हैं, उनके लिए जो इस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए जो पहले डेडलाइन रखी गई थी कि आप अपनी एक्रेडिटेशन करवाएं, वो गालिबन जो 18 की तारीख रखी गई थी, यानी कि 18 अप्रैल। लेकिन जैसे ही जब बिलावल भुट्टो जरदारी ने ऐलान किया और जो 18 को तारीख का ऐलान किया गया था, तो बहुत से बड़े जो यहाँ पर मंजे हुए सीनियर जो जर्नलिस्ट हैं भारत के अंदर, जाहिर है कि दिल्ली यहाँ पे कैपिटल है, यहाँ से ऑपरेट करते हैं, गोवा एक टूरिस्ट रिजॉर्ट है, तो बहुत कम इंटरेस्ट शो किया उन्होंने। लेकिन जैसे ही बिलावल भुट्टो जरदारी ने ऐलान किया कि वो ये शिरकत करने के लिए आ रहे हैं, तो यहाँ पर एससीओ जाहिर है कि जो उसकी सदारत है वो भारत के पास है, तो उन्हें वो डेट एक्रेडिटेशन की एक्सटेंड करनी पड़ी। और मैं वहां पे मौजूद था, जितने भारत के जो बड़े नाम थे मीडिया के अंदर वहां पे मौजूद थे, और उन्होंने उसका खुलकर इजहार किया। उन्होंने कहा कि जो मर्जी हो जाए, पाकिस्तान भारत जो रिलेशनशिप है और इस तरह के मल्टीलैटरल फोरम्स पे जब दोनों तरफ से शिरकत होती है तो फिर डेफिनेटली बाकी चीजें जो पीछे चली जाती हैं। इनफैक्ट मैं ये भी आपको बताऊं कि वहां पर तो एक ये भी तासुर पाया जाता था, जो भारतीय हुकाम थे शायद इवन अपने जो भारतीय मीडिया है उससे भी नाराज थे कि आप तो बिलावल भुट्टो को एज ए चीफ गेस्ट वो ट्रीट कर रहे हैं। अब ये जो सारी कंट्रोवर्सी है ना कि हुई कैसे है, आई थिंक ये जानना बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल से जो पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजी थी वो बहुत केयरफुली वो चीजों को लेकर के आगे चले। पाकिस्तान दौरे से पहले जो मेरी पाकिस्तान के हुकाम से बात हुई, वो किसी भी तरह से कोई मनफी जो है वो माहौल क्रिएट नहीं करना चाहता था। वो चाहता था कि अगर पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात बेहतर नहीं है तो कम से कम हम नहीं चाहते कि एससीओ के कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने से पहले या शिरकत करने के दौरान कुछ ऐसा हो कि हालात जो हैं वो मजीद खराब हो। और उसी स्ट्रेटजी को सामने रखते हुए जब जुमेरात के रोज एक रोज पहले एससीओ की कॉन्फ्रेंस से बिलावल भुट्टो जरदारी यहाँ पे पहुंचे, तो उन्होंने उसी दिन 2 अदद इंटरव्यूज दिए। एक द हिंदू यहाँ का जो अखबार है और दूसरा बीबीसी को उन्होंने इंटरव्यू दिया। और वो इतना केयरफुली पाकिस्तान की जो हिकमत अमली थी कि पाकिस्तान नहीं चाहता था कोई डिस्ट्रैक्शन हो, वो इंटरव्यू इस बुनियाद पर दिया गया कि वो ऑन एयर तब होगा जब एससीओ का इजलास जो है वो खत्म हो जाएगा। अब उसके पीछे मंतक ये था क्योंकि जाहिर है कि जब बीबीसी या द हिंदू वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी से इंटरव्यू कर रहे थे और जब उन्होंने करना था, तो वो तो फिर कुछ भी ऐसे सवालात जो कंट्रोवर्शियल हो सकते हैं और कंट्रोवर्शियल बाद में हुए भी, और उस पर जब वो अपना मौक़िफ़ बयान करते और अगर वो इंटरव्यूज एससीओ की कॉन्फ्रेंस के दौरान या पहले आ जाते तो जाहिर है कि एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट होती, और पाकिस्तान वो नहीं चाहता था। पाकिस्तान ने यहां तक उसका ख्याल रखा। तो हुआ ये, जो मेरी मालूमात है कि जब ये इंटरव्यू दोनों हुए और जो भारतीय जो सरकार है उनमें खलबली मच गई कि आखिर बिलावल भुट्टो जरदारी ने उसमें क्या कहा होगा। तो फिर जब कुछ जो खबरें उनको पता चलना शुरू हुई कि उसमें कश्मीर का भी जिक्र है, उसमें 5 अगस्त 2019 का भी जिक्र है, तो जाहिर है कि अगर हम भारत के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये उनके लिए बहुत टची मामला है। और यहाँ पर क्योंकि कर्नाटका में जो रियासत है इंतखाबात भी हो रहे हैं और अगेन पाकिस्तान उसके अंदर एक फैक्टर है, तो फिर उस चीज को देखते हुए जो मेरी यहाँ पर मालूमात हैं, कुछ भारतीय सहाफियों से बात हुई, तो फिर ये बाय डिजाइन उन्होंने ये फैसला किया कि जो भारत के वज़ीर खारजा हैं एस जयशंकर, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रीएम्प्ट करेंगे कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी जो 2 इंटरव्यूज देने वाले हैं
क्योंकि वो अगर इंटरव्यूज यहां पर जो एक सेंस था कि ऑन एयर हो जाते तो एक लिहाज से बिलावल भुट्टो जरदारी हैं वो डोमिनेट कर जाते, तो ये भी एक फैक्टर था बहुत बड़ा। और दूसरा यहां पर मैं ये भी आपको बता दूं कि जो भारत के वज़ीर ख़ारिजा ने जो भी अपना मौक़िफ़ बयान किया, मैं बहुत से लोगों से यहां से मिला, उनका ख्याल था कि ठीक है, जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं उन्होंने बहुत बैलेंस बात की, उन्होंने को बहुत ज्यादा रेटरिक ऊपर लेके नहीं गए। अगर उन्होंने कश्मीर की बात की, उन्होंने साथ ये भी बात की कि हमें जो हिस्ट्री है उसका हॉस्टेज नहीं बनना चाहिए, हमें एक नई हिस्ट्री क्रिएट करनी चाहिए। उन्होंने जयशंकर की तारीफ भी की कि बतौर एससीओ का मेजबान उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपनी जिम्मेदारियां निभाई। तो बहुत बैलेंस उन्होंने बात की। और जो बहुत से लोगों का यहां पे ख्याल था कि इतना सख्त रिएक्शन जो है वो बनता नहीं था भारत के वज़ीर ख़ारिजा से, और वो खुद भी एक थोड़ा सा सरप्राइजिंग था वहां पर जो थिनर वॉइसेस हैं भारत के अंदर। दो बातें बड़ी अहम है। एक तो आपने ये कहा कि जो सरप्राइज विजिट था बिलावल भुट्टो का, शायद उसकी एक वजह यह भी थी कि जो बिलावल साहब की एक स्टेटमेंट थी अबाउट प्राइम मिनिस्टर मोदी, उसकी वजह से कहा जा रहा था कि शायद बिलावल भुट्टो ना जाए। जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स हैं हिना रबानी खर की बात हो रही थी कि शायद वो विजिट करे। बट इवन देन अगर आप कह रहे हैं कि उन्होंने एक प्रीएम्प्टिव मूव की भारत के फॉरेन मिनिस्टर ने, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो एक सिंबॉलिक चीज थी कि शेक हैंड किया किसी वजीर खारजा से या नहीं, उसको अपार्ट फ्रॉम दैट उनका जो बॉडी लैंग्वेज अगर आप देखें, जो भारत का जो फॉरेन मिनिस्टर थे उनकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी स्ट्रेस थी कंपेयर टू आवर फॉरेन मिनिस्टर। वो भी एक फैक्टर था। जो जेस्चर पब्लिकली भारत दे रहा था वो शायद कोई इतना पॉजिटिव नहीं था बीइंग द होस्ट। ये यहां पे एक इंप्रेशन है। बहरहाल ये चीज चलती रहेगी। कामरान, अब यहां पे हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। नाज़िम, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कामरान से पूछेंगे उनका अपना जाती एक्सपीरियंस कैसे रहा अपार्ट फ्रॉम द पॉलिटिक्स जो वहां पे हो रही है। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। कामरान, आप एक हफ्ते से तकरीबन वहां पे भारत में हैं, आपका अपना क्या एक्सपीरियंस है? आपने वहां पे क्या देखा? कुछ तो कल आपने प्रोग्राम में बता दिया कि गोवा का जो एक उसका एक अपना इंपैक्ट है, वो वेन्यू क्यों सिलेक्ट किया गया। ओवरऑल आपकी क्या ऑब्जर्वेशंस है फ्रॉम द विजिट टू इंडिया? उससे पहले एक दो चीजें इंपॉर्टेंट है बताना कि आखिर जो भारत के वज़ीर ख़ारिजा हैं उन्होंने इतना कोल्ड रिस्पांस क्यों दिया वज़ीर ख़ारिजा को, बिलावल भुट्टो जरदारी को। ये बड़ी दिलचस्प बात है। जुमे के रोज ये जो एससीओ की कॉन्फ्रेंस हुई उससे एक रोज पहले यानी कि जुमेरात की रात जो है उन्होंने डिनर होस्ट किया। एक कल्चरल इवेंट था जहां पर बिलावल भुट्टो जरदारी और बाकी जो तमाम एससीओ के जो वज़ीर ख़ारिजा थे वहां पे मौजूद थे। और इंटरेस्टिंगली वहां पर उनका बिल्कुल उनके साथ हैंडशेक भी हुआ, वहां पर उनके साथ बातचीत भी हुई, वहां पर चीजें बहुत ज्यादा नॉर्मल थी। ये जो 8 वज़ीर ख़ारिजा थे जो एससीओ के मेंबर्स हैं, एक ही टेबल इन्होंने शेयर किया क्योंकि वहां पर मीडिया नहीं था, तो इसलिए वहां पे हैंडशेक भी हुआ, हल्की फुल्की बात भी हुई। और उस डिनर के बाद जो मेरी पाकिस्तान के हुकाम से जो बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ मौजूद थे, एंड दे वर वेरी अपबीट एंड पॉजिटिव। उनका ख्याल था कि अभी तक भारत ने बड़ा अच्छा ट्रीट किया है पाकिस्तानी वफ्द को, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की। माजी में ऐसा होता रहा है कि दोनों मुल्क इस तरह के जो मल्टीलैटरल फोरम्स होते हैं एक दूसरे को ट्रीट इस तरह से करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं। लेकिन पाकिस्तानी जो हुकाम थे उनका ख्याल था कि इस दफा भारत ने कोई इस तरह की मिस ट्रीटमेंट नहीं की। वो तमाम जिस तरह बाकी एससीओ के मेंबरान को ट्रीट कर रहे हैं इसी तरह से पाकिस्तान को ट्रीट कर रहे हैं। तो उससे क्या हुआ कि एक छोटी सी उम्मीद बंधी कि अगर वाकई ही एक अच्छा एक पॉजिटिव माहौल बना है तो जो एससीओ का मेन जो इजलास होगा तो शायद उसमें चले बायलैटरल मीटिंग ना भी हो तो कम से कम कोई ऐसा स्टेप नहीं होगा दोनों अतराफ से कि जिससे माहौल जो है वो मजीद खराब हो। लेकिन जब अगले रोज जब मीटिंग हुई, वो जाहिर है कि ऑन कैमरा तमाम एक प्रोटोकॉल होता है कि जो मेजबान मुल्क होता है उसके जो वज़ीर ख़ारिजा हैं वो तमाम जो एससीओ मेंबर्स के वज़ीर ख़ारिजा हैं उनको फर्दन फर्दन रिसीव करते हैं। और इंटरेस्टिंगली तमाम लोगों की नजरें वहां पर इस बात पर लगी हुई थी कि क्या वो बिलावल भुट्टो जरदारी से वज़ीर ख़ारिजा जो भारत के हैं वो हैंडशेक करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी से पहले कुछ और वज़ीर ख़ारिजा भी पहले आए, क्योंकि एक जो एससीओ का जो स्ट्रक्चर है ना वो इस तरीके से रशियन अल्फाबेट से वो शुरू होता है, तो जो पहले नंबर पे आता है तो उस तरह से वो फिर वेन्यू में एंटर होता है। तो इंटरेस्टिंगली उन्होंने जो भारत के वज़ीर ख़ारिजा हैं उन्होंने सलाम देने के बजाय जो भारत का एक ट्रेडिशनल अंदाज है नमस्ते करने का, वो तमाम जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे वो अपनाया। और ये फिर वाज़ेह हो गया था कि जो
बिलावल भुट्टो जरदारी जब आएंगे तो उनके साथ भी वो यही करेंगे। तो वहां पे मीडिया सेंटर में बहुत बड़ी तादाद में सहाफी मौजूद थे, भारतीय सहाफी भी मौजूद थे, और वहां पर यही सरगोशियां हो रही थी कि शायद जो जयशंकर हैं वो ऑन कैमरा बिलावल भुट्टो जरदारी से हाथ नहीं मिलाना चाहते थे, ऐसी ऑप्टिक्स नहीं देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बाकी जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनके साथ भी उन्होंने बेहतर समझा कि जो भारत का ट्रेडिशनल स्टाइल है उसी तरीके से उसको वेलकम किया जाए। और एक दो जो शुरका हैं, अगर आप चीन के वज़ीर ख़ारजा देखें, जो रूस के जो वज़ीर ख़ारजा हैं, वो आमतौर पर जब मिलते हैं तो बड़ी गर्मजोशी से मिलते हैं। तो आप देखेंगे अगर फुटेज को क्लोजली, तो वो थोड़ा सा वो भी जरा रिलक्टेंट हुए जब उन्होंने हाथ जो नमस्ते किया या जो आदाब किया, तो वो एक हैंड शेक करना चाहते थे, तो वो आगे से उनको हैंड शेक का रिस्पॉन्ड नहीं मिला, तो थोड़ा सा वो भी कंफ्यूज लगे। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग पहलू था। अब इसके पीछे क्या वजह थी, जो मैंने भी जानने की कोशिश की, तो उनका ये कहना है कि जो भारत की रियासत कर्नाटका है, वहां पर इंतखाबात हो रहे हैं स्टेट इलेक्शंस के, और पाकिस्तान का फैक्टर अब इतना डोमिनेटिंग है कि शायद जो जयशंकर है उनको ये लगता था, या बीजेपी की हुकूमत, अगर वो इस तरह की ऑप्टिक्स देंगे कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के साथ वो हाथ मिला रहे हैं, तो जो वहां पे ऑपोजिशन जमाते हैं, वहां जो पब्लिक ओपिनियन है वो उनके अगेंस्ट जा सकता है। और जो मेरा अपना इंप्रेशन है, आई थिंक वहां पर मैंने पहली दफा देखा, पहले भी बहुत ऑब्वियसली पाकिस्तान इंडिया के अंदर हर तरह के लोग हैं, सीनियर वॉइसेस भी हैं, बट इस दफा मुझे ये फील हुआ कि इवन के जो भारतीय सहाफी थे, जो उनके साथ जाहिर है कि ऑफिशियल का जो भी आपस में टेंशन हो, जो भी चीजें हो, जो हमारी वहां पे उनके साथ मुलाकात रही, वो इट्स जस्ट लाइक एनी अदर पर्सन, बड़ा फ्रेंडली वहां पे रहा, बहुत खुल के वहां पे बातचीत। तो एवरीबडी एग्रीज कि यार ये जो स्टेटस को है इसको अब ब्रेक होना चाहिए, ये बर्फ पिघलनी चाहिए, इश्यूज हैं लेकिन इनका कोई हल होना चाहिए। तो वहां पर इत्तेफाक राय यही था कि जब तक शायद बीजेपी की हुकूमत है, और कम अज कम जाहिर है कि अगले साल फिर आम इंतखाबात भी होने हैं, जनरल इलेक्शंस होने हैं भारत में, तो उससे पहले पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह का जो रप्रोचमा है या री एंगेजमेंट है वो होती नजर नहीं आती। तो चेंज जो मैंने देखा कि एटलीस्ट देयर इज ऑल्सो अ रियलाइजेशन इन पाकिस्तान, इन इंडिया एज वेल, खास करके जो जर्नलिस्ट हैं, कि शायद इंडिया जो है अब थोड़ा सा बहुत आप कह लें कि ज्यादती कर रहा है, कि जब पाकिस्तान चीजों को शायद नॉर्मलाइज करना चाहता है, और बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया कि वो भारत के दौरे पर आए, तो शायद भारत को इस तरह से नहीं करना चाहिए था, इसको बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था। कामरान, देखिए इसमें जो इनका एटीट्यूड था ना भारत का, बेशक जो इंडिया है इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, वो उसकी जो इकोनॉमिक पावर है वो बढ़ रही है, उसकी इकोनॉमी पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत स्ट्रांग हो रही है, लेकिन अभी तक शायद भारत उस तरीके से ग्रो नहीं कर पाया कि उसका जो एटीट्यूड है विद रिगार्ड टू द रीजनल कंट्रीज पर्टिकुलरली पाकिस्तान, जब तक वो एटीट्यूड में बेहतरी नहीं लाएगा, जब तक उसकी जो सियासत है वो पाकिस्तान के इर्द गिर्द घूमती रहेगी, इंडिया ग्रो नहीं कर सकता। वो जितनी मर्जी इकोनॉमिक तरक्की कर ले, जो मर्जी वो कर ले, ये फैक्टर हमेशा रहेगा। पाकिस्तान एक हकीकत है, दोनों ममालिक को ये बात समझ लेनी चाहिए। बट हैविंग सेड दैट, जो हमारे अंदर पाकिस्तान में भी कामरान इस वक्त जो हुआ है ना, ये भी कोई इतनी अच्छी डेवलपमेंट नहीं है। पीटीआई खुद जब इक्तदार में थी, जब हम पहले भी बात कर रहे थे कि उन्होंने किस तरीके से उन्होंने मूव्स की, एक लाइन ऑफ कंट्रोल सीज फायर हुआ जिसकी हम भरपूर हमायत करते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से कश्मीरियों की जो जाने थी वो उनका ज़िया हो रहा था, और बहुत अच्छी बात है कि वो सीज फायर आज भी मेंटेन है। लेकिन कामरान, आपको याद होगा कि गालिबन अप्रैल 2021 में, मार्च अप्रैल 2021 में यही एक पीटीआई की हुकूमत थी जिसने भारत के साथ तजारत करने की एक बाकायदा मूव लॉन्च की थी, और जो इक्तिसादी राब्ता कमेटी है उस वक्त की, जिसको चेयर किया था हमाद अजहर ने, उन्होंने इसकी मंजूरी भी दी थी तजारत को ओपन करने की। आइए हमाद अजहर की वो बात सुनते हैं अप्रैल 2021 की, जब उन्होंने खुद भारत से तजारत को फैसला किया, और जब उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने क्या जवाब दिया। हमारी जो चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ है, हमने पूरी दुनिया से इंपोर्ट तो अलाउ की है चीनी की, लेकिन बाकी दुनिया में भी चीनी की कीमतें ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से इंपोर्ट मुमकिन नहीं है। लेकिन हमारे हमसाया ममालिक में, इंडिया में चीनी की कीमत पाकिस्तान से काफ़ी कम है, तो इसलिए हमने इंडिया से चीनी की तजारत जो है वो खोलने का फ़ैसला किया है 5 लाख टन की हद तक प्राइवेट सेक्टर के लिए। हमारी मजमूई पैदावार 55 से 60 लाख टन है, ताकि यहाँ पे भी हमारी सप्लाई पोजीशन जो है वो बेहतर होए, जो एक मामूली सी शॉर्टेज है इस साल वो पूरी भी हो जाए, और कीमतों में भी इजाफा हो। इसका बराह रास्त फ़ायदा पाकिस्तान के गरीब अवाम को पहुँचेगा। इसी तरह कॉटन की इस वक्त, कपास की बहुत मांग है पाकिस्तान में, हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ टेक्सटाइल की,
और कॉटन की क्रॉप अच्छी नहीं थी पिछले साल कपास की, तो हमने सारी दुनिया से कॉटन की इंपोर्ट कपास की अलाउ की हुई है, लेकिन इंडिया से नहीं की हुई। और इसका बराह रास्त फ़र्क SMEs पे पड़ता है, यानी कि जो छोटी सनत है। बड़ी सनत तो मिस्र से भी मंगा लेती है, दूसरे ममालिक से भी मंगा लेती है, महंगी भी मंगा लेती है, लेकिन SMEs के लिए ये ज़रूरी है। और आज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की प्रपोज़ल के ऊपर हमने ये ECC में फ़ैसला किया है कि हम कॉटन की इंपोर्ट को भी इंडिया से खोलेंगे जून के एंड तक। जी कामरान, आपने सुना कि हमाद अजहर साहब कैसे डिफेंड कर रहे थे भारत के साथ तजारत को। अलग बात है, बाद में इमरान खान ने, जिन्होंने एज अ कॉमर्स मिनिस्टर इस समरी की अप्रूवल दी थी कि ECC में पेश करो, इसकी मंजूरी ली, तो फिर उन्होंने एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने उस समरी को रिजेक्ट करवा दिया। तो सियासत तो कामरान आपने देखा कि यहां पर भी हो रही है, वहां पर भी हो रही है। तो जब तक पॉलिटिक्स फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिक्स रहेगी तो शायद पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो ताल्लुकात है वो नॉर्मल नहीं होंगे। हम ब्रेक पे जाने से पहले जो मेरा सवाल था, हम जानना चाह रहे थे कि आप खुद वहां पे आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन कैसी, थोड़ा उसके बारे में भी बताइएगा। बिल्कुल, मैं उसी तरफ वापस आना चाह रहा था कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो सरकारी सतह पे ताल्लुकात की जो भी नौयत हो, थोड़ा सा हमें ज़ाहिर है कि इस तरह का जब आप विजिट करते हैं तो ऑन ग्राउंड चीजें भी आपको पता लगती हैं। जो चीज मैंने नोट की, आई थिंक लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट कि बिल्कुल भारत को लेकर के पाकिस्तान के बहुत से कंसर्न्स हो सकते हैं, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि भारत जो है वो डेफिनेटली ग्रो कर रहा है। मैंने कल भी जैसे जिक्र किया था, गोवा में जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस तरीके से वहां पे ग्रोथ हो रही है, और एक देयर इज अ सेंस ऑफ पॉजिटिविटी और एक कॉन्फिडेंस है लोगों के अंदर कि इंडिया ग्रो कर रहा है। आई थिंक देयर इज अ सेल्फ बिलीफ। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें बुरा लगेगा, मतलब ठीक है, आप इस वक्त बीजेपी की गवर्नमेंट है, लाख उनसे उनकी बहुत सी ऐसी पॉलिसीज हैं, उनसे आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन ये कहना कि भारत को एक ग्रो नहीं कर रहा उस तरह से, ये मेरे ख्याल में एक सही बात नहीं होगी। और दूसरा, आई थिंक इंपॉर्टेंटली ये बात भी मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान और भारत के जो अवाम है, जो हॉस्टिलिटी हमें सरकारी सतह पर नजर आती है वो ऑन ग्राउंड बिल्कुल नहीं है। मैं अपने जो पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताता हूं कि मैं जहां भी गया, मतलब गोवा में, वैसे तो हम इस लिहाज से लकी थे क्योंकि आप एज अ पाकिस्तानी, ये तो एक मौजज़ा ही होता है कि कोई टूरिस्ट जो है पाकिस्तानी गोवा में चले जाए, इसका इम्कान बिल्कुल कम है। क्योंकि बतौर सहाफी SCO की कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो हमें वहां पे जाने का मौका मिला, तो वहां पे लोगों के लिए बड़ा हैरान होता, दे वर प्लेजेंटली सरप्राइज। हम जहां पे मार्केट में गए, बताया कि हम पाकिस्तानी हैं, तो बड़े हैरान हुए कि, बल्कि इनफैक्ट मैं ये भी आपको बताऊं कि गोवा एयरपोर्ट पर जब हम वहां एंटर कर रहे थे, तो वहां पे जो सिक्योरिटी उनके जो ऑफिशियल्स थे, उन्होंने हमारे जब पासपोर्ट चेक किए तो वो बड़े हैरान हुए कि आप पाकिस्तान से हैं, और उन्होंने कहा कि हमने पहली दफा पाकिस्तान का पासपोर्ट देखा है। और वो बड़ी गर्मजोशी से हमसे मिले, कहते हैं कि हमें बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके, और बड़ा उन्होंने वेलकम किया, उन्होंने कहा कि आप एंजॉय करें। और मतलब कहीं भी जो ऑफिशियल सतह पे आपको जितनी हॉस्टिलिटी नजर आती है, सोशल मीडिया पे लोग जिस तरीके से एक दूसरे को गालियां दे रहे होते हैं, इन रियलिटी ऑन ग्राउंड, और शायद मुझे लोग कहेंगे कि नहीं जी मैं भारत में रह के मैं बिल्कुल आपको फैक्चुअल एक बात बता रहा हूं कि आपको कोई भी वो फीलिंग नहीं आती कि आप एक ऐसे मुल्क में हैं कि जहां पर शायद आपको जिसके साथ आपके ताल्लुकात ठीक नहीं है। तो इससे क्या एक रिफ्लेक्शन होती है। इनफैक्ट मैं इसी बात पे कंक्लूड करूंगा कि कल जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के अवाम जो हैं वो अमन चाहते हैं, इसलिए हमें हिस्ट्री में नहीं फंसे रहना, बल्कि एक नई हिस्ट्री क्रिएट करनी है। और इफ देयर इज अ पॉलिटिकल विल ऑन बोथ साइड्स, कामरान, मेरा ख्याल छोटी सी यहाँ पे ब्रेक ले लेते हैं। जो बॉटम लाइन है वो यही है कि हॉस्टिलिटीज जो है वो शायद इस्लामाबाद और न्यू दिल्ली में ज्यादा है, बजाय के जो बॉर्डर्स के दोनों साइड के ऊपर जो लोग रहते हैं उनकी ख्वाहिश है कि ताल्लुकात नॉर्मल हो, और दोनों कंट्रीज जो हैं बहुत बड़ी कंट्रीज हैं, उनकी अपनी इंपॉर्टेंस है, वो एक दूसरे से फायदा उठा सके। लेकिन उसके लिए जो एक जस्टिफाइबल और जो इन लाइट ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन में जो कश्मीर का एक सोल्यूशन है वो भी होना बहुत जरूरी है। नाज़रीन, हमारे साथ ही रहिएगा, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान IMF के ताल्लुकात की। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अब फोकस करते हैं जरा पाकिस्तान की मईशत के हवाले से। अगेन वही इशू कि अभी तक IMF के साथ जो प्रोग्राम है वो बहाल क्यों नहीं हो रहा। हालिया दिनों में फिर हमने देखा कि हुकूमत की तरफ से ऐसे बयानात या दावे सामने आए कि शायद ये प्रोग्राम जल्द बहाल होने वाला है, लेकिन लगता है कि वो जो खबर है वो शॉर्ट लिव रही
और शहबाज, इसके हवाले से आपके पास क्या तफसीलात हैं? आप तो मेरे ख्याल में इतना ज्यादा हमने डिस्कस किया है IMF को कि मतलब मई का महीना आ गया और अब तो बजट आने वाला है, तो बल्कि मई आ गया है, तो अभी तक क्या मामलात हैं? सुना है कि IMF अभी भी शायद तैयार नहीं है कि पाकिस्तान का जो प्रोग्राम है उसको बहाल करे। कामरान, मेरा ख्याल शायद पाकिस्तान में मैं ही वो बंदा हूं जिसका कंसिस्टेंट व्यू है कि अभी IMF का प्रोग्राम नहीं हो रहा। बड़े इफ्स एंड बट्स हैं इसके अंदर। हुकूमत एक उम्मीद दिलाती है, लेकिन वो फिर जो उम्मीद है वो पूरी नहीं होती। अखबारात में भी आपने देखा कि सोर्सेज से खबरें लगवाई जाती हैं कि इस हफ्ते हो जाएगा स्टाफ लेवल, अगले हफ्ते हो जाएगा। टीवी चैनल्स पे भी खबरें चलवाई जाती हैं। अभी जो एक लेटेस्ट इसमें एक टर्न आया वो ये कि वजीर खजाना इसहाक डार साहब का एक उनका आर्टिकल छपा द न्यूज इंटरनेशनल में 2 दिन पहले। उसमें उन्होंने दावा किया कि जो पाकिस्तान और IMF का जो प्रोग्राम है उसके हवाले से जितनी भी प्रायर कंडीशंस थी पाकिस्तान ने वो पूरी कर दी हैं और बहुत जल्द जो है वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा। उनकी स्टेटमेंट के विद इन 12 आवर्स जो मिशन चीफ है IMF के नेथन पोर्टर, उन्होंने एक बयान जारी किया और उन्होंने इस बात को वाजे किया कि अभी भी जो उसकी कंडीशंस हैं वो सारी पूरी नहीं हुई। बात कामरान वहीं पे आके अटकी हुई है कि जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप है वो गैप कितना है और वो अभी तक पूरा हुआ या नहीं हुआ। हुकूमत पाकिस्तान का ये दावा है कि हमने जो फाइनेंसिंग अरेंज करनी थी वो कर ली है, अब IMF की तरफ से ताखीर है, वो जो है वो अपना वादा, अपनी जो IMF के एंड पे जो चीजें वो सेटल करे और स्टाफ लेवल एग्रीमेंट करे। लेकिन जो बयान नाज़रीन कल नेथन पोर्टर ने जारी किया उसके मुताबिक वो बोल रहे हैं कि दी IMF कंटिन्यूज टू वर्क विद द पाकिस्तानी अथॉरिटीज टू ब्रिंग द 9th रिव्यू टू कंक्लूजन। अब ये जो अगली बात कर रहे हैं यही सारा इसका करेक्ट है और ये बारहा ये बात हो रही है। अब फिर नेथन पोर्टर ने इस बात को क्लैरिफाई किया है, वो ये कह रहे हैं कि कंक्लूजन कब होगा? वंस द नेसेसरी फाइनेंसिंग इज इन प्लेस, कि जब पाकिस्तान जो उसकी बैरूनी फाइनेंसिंग की जरूरियात है वो हासिल कर लेगा और उसके ऊपर एक एग्रीमेंट हो जाएगा, तब ही जो है वो पाकिस्तान IMF का स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो सकता है। और उसके साथ ही कामरान जो दूसरी बात उन्होंने की है कि जो बजट होगा फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का, अब वो भी प्रोग्राम की कंडीशनैलिटीज में शामिल हो गया है। यहां पे एक सवाल ये उठाया जा रहा है कि बजट अगले साल का वो 9वें रिव्यू के साथ उसका क्या ताल्लुक है, और ये सवाल वफाकी हुकूमत उठा रही है कि आप एक नई शर्त सामने लेके आ गया। मसला ये हो गया है कि 2.6 अरब डॉलर का कर्जा अभी भी बाकी रहता है जो पाकिस्तान को मिलना है IMF के प्रोग्राम के तहत। टोटल आपको पता है प्रोग्राम 6.5 अरब डॉलर का है। वक्त है सिर्फ अभी तकरीबन 1.5 माह से भी, या आप कह लें 1.25 माह रह गए हैं। 30 जून 2023 को ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। तो इस अरसा में अब 2 ही ऑप्शन हो सकती हैं, या तो पाकिस्तान फौरी तौर पर पैसे का इंतजाम करे, नहीं कर सकता तो लग ऐसे रहा है फिर कि शायद ये प्रोग्राम जो है वो लैप्स कर जाए बगैर रिवाइव हुए। अच्छा शहबाज, इसमें मैं देखें ये जानना चाहता हूं आपसे, ये मामला तो आपको पता है कि जनवरी के एंड पर जो IMF का जो मिशन पाकिस्तान आया था तकरीबन 10-11 दिन यहां पे रहा, वो इनकंक्लूसिव रहे मुज़ाकरात, और उस वक्त पाकिस्तान की जो मईशत है वही कि ज़र मुबादला के ज़खायर बड़ी तेजी से नीचे गिर रहे थे, और ये बातें हो रही थी कि हर सूरत में विद इन 2 मंथ्स यानी कि मार्च अप्रैल तक ये मुआहदा हो जाना चाहिए, अगर नहीं होगा तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। अब हम मई में आ गए हैं, ठीक है IMF के साथ हमारा प्रोग्राम तो बहाल नहीं हो रहा, लेकिन सम और दी अदर हम फिर कैसे सरवाइव कर रहे हैं? उसकी क्या वजह है? डू यू थिंक कि कोई गवर्नमेंट ने क्या फैक्टर्स हैं कि जिसकी वजह से, क्योंकि इससे पहले तो यही कहा जाता रहा था कि अगर ये मार्च अप्रैल तक नहीं होता प्रोग्राम तो पाकिस्तान के लिए फिर जो है ना दिवालिया होना जो है वो बिल्कुल इनएविटेबल है। देखिए जो कामरान, इसमें जो एक बुनियादी तब्दीली हुकूमत की स्ट्रेटेजी में आई है वो ये है कि पहले हुकूमत जितनी दरामद होती थी उतनी जितनी आपके एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेज होती थी उतनी ही इंपोर्ट्स की इजाजत देती थी। इन्होंने अब स्ट्रेटेजी में तब्दीली ये की है कि मार्च और अप्रैल के जो 2 महीने गुजरे हैं उसमें जो इन्फ्लोस थे एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेज की मद में, उसके मुकाबले में जो इंपोर्ट्स की इजाजत दी गई वो कम दी गई है। तो अब हुकूमत ने एक मार्च के अंदर भी एक सरप्लस क्रिएट किया है करंट अकाउंट का, और अप्रैल में भी एक्सपेक्टेशन यही, अभी नंबर्स तो रिलीज नहीं हुए, कि जितना ड्रेस्टिकली उन्होंने इंपोर्ट्स को कम कर दिया है उसके बाद अब एक्सपेक्टेशन ये है कि अप्रैल में भी शायद करंट अकाउंट का आपका सरप्लस होगा बजाय खसारे के। लेकिन कामरान इसकी कॉस्ट है, और वो जो कॉस्ट है वो वजीर खजाना इसहाक डार साहब या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पे नहीं कर रहे। वो जो कॉस्ट है वो पे कर रहे हैं हमारे करोड़ों
वो जो इस मुल्क के शहरी हैं वो उनका जो कारोबार है वो बहुत बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। जैसा कि हम इसी प्रोग्राम में बारहा बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि आपको इंपोर्ट्स करनी ही करनी है, तो जो एक होलसेल एंड ट्रेडिंग सेक्टर है वो इफेक्ट हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बहुत बुरी तरह मुतासिर हो रही है। तो यही वो बड़ी वजूहत है कि एक तरफ तो हुकूमत ने इंपोर्ट्स को बिल्कुल चोक कर दिया है और जो रेमिटेंस है और जो आपकी एक्सपोर्ट्स है उसका फ्लो रिलेटिवली अब ज्यादा हो रहा है। तो वो जो दिवालिया होने का एक चांस था आपका मार्च अप्रैल में, वो इसलिए अब वो फॉर द टाइमिंग रिसीड हो गया। लेकिन ये सिलसिला चलेगा कब तक, क्योंकि अगला जो माली साल है उसके अंदर उसके जो पहले 6 माह है जुलाई तक दिसंबर, उसमें पाकिस्तान को 11 अरब डॉलर के गैर मुल्की कर्जे वापस करने हैं। और उस 11 अरब डॉलर में अगर चीन और सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के डेट्स को रोल ओवर भी कर देते तो फिर भी नेट कुछ $4 बिलियन पाकिस्तान को चाहिए होगा वो वापस करना है। तो ये अब हुकूमत की च्वाइस है, ये हालात को और ज्यादा खराब कर ले, वो अपनी जो डोमेस्टिक उसकी पॉलिटिक्स है उसको बचा ले, या IMF का प्रोग्राम रिवाइव करे। लोगों की जिंदगी में वक्ती तौर पर तो मुश्किलात आएंगी लेकिन लॉन्ग टर्म में कुछ आसानियां ले आए। दिस इज द चॉइस ऑफ द गवर्नमेंट। चलें, आई थिंक लेट्स सी क्या होता है। लेकिन जो हालात हैं इस वक्त, आई थिंक फिर आगे इलेक्शन के भी मामलात है और ये चीजें चल रही हैं, बट ऑब्वियसली IMF का प्रोग्राम बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि बहाल तो करना पड़ेगा। जी नाज़रीन, यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है FBR के एम्प्लॉइज हैं वो अब बात कर रहे हैं छुट्टी पे जाने की, क्या वो छुट्टी पे जाएंगे, क्या हुकूमत जो डिस्क्रिमिनेशन का एक एलिमेंट एक दफा फिर आ रहा है उसको खत्म कर पाएगी या नहीं, इस पर बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान की मईशत का जो हाल है अब तो जो सरकारी मुलाजमीन और खास करके FBR के मुलाजमीन, और FBR का काम पाकिस्तान का रेवेन्यू इकट्ठा करना है, और अगर पाकिस्तान का रेवेन्यू इतना शॉर्टफॉल ना होता तो ना हमें IMF प्रोग्राम की जरूरत पड़ती और ना हम इतने कर्जों की जरूरत पड़ती। लेकिन हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान के मुआशी मसाइल जो भी हों, टैक्स रेवेन्यू के अंदर शॉर्टफॉल जितना मर्जी हो, लेकिन जो FBR के अफसरान हैं उनको इंक्रीज चाहिए। उनके ख्याल में उनकी जो इस वक्त तनख्वाहें हैं वो जो बाकी सरकारी मुलाजमीन हैं उनके मुताबिक नहीं है, उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। और अब अपना मुतालबा मनवाने के लिए हुकूमत से वो कर क्या रहे हैं कि FBR के मुलाजमीन छुट्टियों पे जा रहे हैं। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, तो शहबाज जरा इस पे रोशनी डालेंगे। आपको पता है वैसे ही इस माली साल जो हमारा जो रेवेन्यू कलेक्शन का टारगेट है शायद ही अचीव हो पाए, और दूसरी तरफ से अब FBR को ये चैलेंज आन पड़ा है कि उनके मुलाजमीन छुट्टियों पर जा रहे हैं। देखिए कामरान, अभी जो मसला बना हुआ है इसका जो स्टार्ट हुआ था ये जुलाई 2022 में हुआ था, जब PDM की हुकूमत ने उस वक्त एक एग्जेक्टिव अलाउंस, आपको याद है हमने कई दफा इस पर बात की है कि उन्होंने 150% एग्जेक्टिव अलाउंस दे दिया, लेकिन उस जो अलाउंस था वो सेक्रेटेरिएट के एम्प्लॉइज को दिया गया। FBR के जो लोग थे उनको ये अलाउंस नहीं मिला। अब उसके ऊपर जब हुकूमत से बात करते हैं तो उनका तो ये कहना है जी कि इनको पहले ही हमने एक 100% अलाउंस दिया हुआ है, लेकिन वो जो 100% अलाउंस है उसकी हकीकत ये है कि 2015 में उस वक्त जो वजीर खजाना इसहाक डार साहब थे 15 में, उन्होंने इस अलाउंस को फ्रीज कर दिया था 2015 के लेवल के ऊपर। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इनका जो 100% इनको उस वक्त का अलाउंस मिला हुआ था 2006 ऑनवर्ड से, वो इफेक्टिवली कामरान जो वो रह गया वो 20% रह गया। अब अगर आप इनकी सैलरीज देखते हैं तो उसके अंदर अगर आप कंपैरिजन करें तो जेन्युइनली एक उसके अंदर आपको एक डिस्क्रिमिनेशन नजर आ रही है विज़ अदर डिपार्टमेंट्स। दूसरा जो मसला यह हुआ कि आपको याद होगा कि हमने एक खबर भी की थी और प्रोग्राम में भी जिक्र किया था कॉमन पूल फंड का, जो ₹1 पर इनवॉइस हुकूमत चार्ज करती है जितने भी शॉपर्स हैं उनसे, तो वो जो ₹1 इकट्ठा होता था इनका, ये FBR ने ये प्लान बनाया, FBR की जो मैनेजमेंट ने, को ₹1 इकट्ठा करके जो उनके एम्प्लॉइज हैं, ऑफिसर हैं ग्रेड 17 और अबव, उनको फिर ये कॉमन पूल फंड से उनको ये बहुत सारे अलाउंसेस भी देंगे, शादी के खर्चे भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन वो चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं थी। जिस इदारे की भी जायज जरूरियात है, और मैं ये हमेशा से ये बात कह रहा हूं कि फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, वो जो अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, जिसके अंदर जितने भी पाकिस्तान की रिसीट्स होती हैं जो इकट्ठी होती हैं हुकूमत की, उस अकाउंट में जाती हैं। तो जो खर्चा हो FBR की जितनी भी जायज नीड्स हो वो उस अकाउंट से पूरी होनी चाहिए, ना कि वो कोई पूल बना ले। अब नाज़रीन, मसला यहां पे ये है
कि ना सिर्फ एफबीआर की तो अटेम्प्ट अभी रुक गई है, हमने खबर की वो मसला हल हो गया, वो उनको कॉमन पूल फंड वो नहीं बना सके, इनवॉइसेस के पैसे को इकट्ठे कर सके। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जिसमें पाकिस्तान कस्टम्स भी है, उनका कॉमन पूल फंड है। फिर इसी तरीके से अगर आपका चालान इस्लामाबाद में या मोटरवे के ऊपर, उनके अपने स्पेशल फंड्स बने हुए हैं। अगर आप एग्जीक्यूटिव पासपोर्ट ऑफिस में आप पासपोर्ट बनाने जाते हैं तो उनका भी वो आपसे कुछ 3000 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं अदर देन द पासपोर्ट फी। इस तरह की जो चीजें हो रही हैं उसकी वजह से मुल्क के अंदर जो है वो इदारों के अंदर एक फिस्कल इनडिसिप्लिन आ रहा है। फिर एक इदारे को जब इस तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं तो दूसरा इदारा भी इसी किस्म के बेनिफिट्स लेने की कोशिश करता है। बहरहाल हमने एक कंपैरिजन किया है कि एफबीआर का ये मुतालबा कि उनको तनख्वाह कम मिल रही है किस हद तक दुरुस्त है, किस हद तक गलत है। हमने एज अ सैंपल एफबीआर के ग्रेड 18 की सैलरी दी, और जो कि ग्रॉस सैलरी एफबीआर के ग्रेड 18 के जो ऑफिसर है उनकी है तकरीबन 1,15,000 रुपया। अब जो ग्रेड 18 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो एक वहां के प्राइवेट सेक्रेटरी हैं, सपोर्ट स्टाफ हैं, उनकी ग्रेड 18 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की उनकी जो ऑफिस जो एक सपोर्ट स्टाफ है, प्राइवेट सेक्रेटरी, उनकी तनख्वाह तकरीबन 2,98,000 रुपए। याद रहे कि एफबीआर पाकिस्तान के लिए रेवेन्यू इकट्ठा करता है और उसकी जो तनख्वाह ग्रेड 18 के अफसर की वो तकरीबन 159% कम है सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले में। इसको अगर आप नैब के मुकाबले में देख लें, नैब के मुकाबले में जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है, एफबीआर के अफसर की तनख्वाह कम है तकरीबन 135%। यही सूरत हाल अगर आप ले लें एफआईए की, उनके एफआईए के ग्रेड 18 के अफसर की जो तनख्वाह है वो तकरीबन 133% ज्यादा है एफबीआर के अफसर के मुकाबले में। तो ये डिस्क्रिमिनेशन है। ये हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि डिस्क्रिमिनेशन खत्म करें, बजाय कि कोई और फिर जो एफबीआर के लोग हैं वो इस किस्म की कोई अटेम्प्ट करें जो इलीगल भी हो, अगेंस्ट द रूल्स भी हो। तो ये चॉइस हुकूमत की है, वो डिस्क्रिमिनेशन खत्म करती है या नहीं करती, बहरहाल फैसला हुकूमत ने करना है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। मुझे और कामरान यूसुफ को अगले हफ्ते के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।